Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, खुशी उससे बात हुई क्या? खुशी उपाध्याय से? अच्छा, शादी में है, ठीक। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। चलो क्वेश्चन है भाई, Cp इज मोर देन Cv, वाई? Cp इज मोर देन Cv, वाई? Cp Cv से ज्यादा होता है, कारण बताना है आपको ना। तो बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चलते हैं। एक तरफ बात करना है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक तरफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए जरा ध्यान से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा रहा हूं, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा कितना? डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। और क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा यू। एक बात। अब आ जाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मतलब फ्लोट से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू वन इज इक्वल टू होगा कितना? डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। यहां तो कुछ भी जीरो होगा नहीं। अब आप सोच के देखो, यहां पर जो हीट चाहिए वो केवल इंटरनल एनर्जी के लिए चाहिए, और यहाँ पर जो हीट चाहिए वो इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों के लिए चाहिए। तो यहाँ पर जो हीट चाहिए वो केवल इंटरनल एनर्जी के लिए चाहिए, यहाँ पर जो हीट चाहिए वो इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों के लिए चाहिए। तो किस केस में ज्यादा हीट चाहिए? कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में या कांस्टेंट प्रेशर वाले में? किस केस में ज्यादा हीट चाहिए? कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर? प्रेशर वाले में, है ना? उसमें इंटरनल एनर्जी के लिए भी चाहिए और वर्क के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे। तो क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर heat is required for change in internal energy and work done by system. At constant pressure, heat is required for change in internal energy and work done by system. But at constant volume, heat is required only for change in internal energy. Therefore, Cp is more than Cv. इसलिए हम कह सकते हैं Cp ज्यादा होता है Cv से। बात समझ में आ गई क्या? ये पेज नंबर 2 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साफ कर दो इसको। चलिए बढ़िया। अन्य यार तो धोखेबाज निकल गया यार, वादा करके तोड़ दिया तूने।
वादा कर रहा था परसों, तो क्या कहते हैं सर अब तो मैं टाइम से आऊंगा, क्या बात कर दी सर आपने, ये वादा तोड़ दिया भाई तूने, दिल टूट दिया भाई, दिल, वादा नहीं तोड़ा, दिल तोड़ दिया भाई। कोई नहीं, ठीक है, देखना, नोट करके लिखाऊंगा ये बात। पहला, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। तो एरिया जो होता है पीवी ग्राफ का वो किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। दूसरी बात, ऑलवेज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा परपेंडिकुलर वॉल्यूम वाली एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तीसरी बात, क्लॉकवाइज एरिया taken as positive and anti-clockwise area taken as negative। तो जो क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लो और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव लेना है। बस इतना सा कंसेप्ट है, अगर आप इतने सा कंसेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए। तो ये वॉल्यूम हो गया और ये प्रेशर हो गया। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और आपको ये दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है आपको V0, 2V0, 3V0, 4V0। प्रेशर दे रखा है P0, 2P0, 3P0। A B C, ये आपको बोल रहा है कैलकुलेट वर्क फॉर AB, BC, AC एंड ABC। चार कंडीशन में आपको वर्क निकालना है, AB के लिए, BC के लिए, AC के लिए और ABC के लिए। बात समझ में आ गई? सबसे पहली वाली लाइन देखो आप, AC वाली, फॉर AC कर्व। अगर आप AC कर्व के लिए देखो, AC कर्व में जितना वॉल्यूम यहाँ पर है कितना है, V0, अभी भी V0, V0, V0। AC वाले कर्व को अगर ध्यान से देखो, उसमें प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब जितना वॉल्यूम है वहीं पे उतना ही वॉल्यूम हमेशा है ना। तो AC वाले कर्व में अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो वर्क तो हो गया जीरो। तो AC वाले का वर्क जीरो आ गया। समझ में आया कैसे? जितना वॉल्यूम A के लिए उतना ही वॉल्यूम C के लिए है। अब आ जाते हैं BC कर्व के लिए। और BC कर्व, BC कर्व के लिए क्या होगा देखना, ये ना BC कर्व। तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया C से भी परपेंडिकुलर डाल दिया V पे और B से भी परपेंडिकुलर डाल दिया V पे। अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इसके नीचे एरिया आ रहा है, ये वाला, ये, और ये जो एरिया आ रहा है ध्यान से देखो, एरो को फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एरिया एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्क निकलेगा BC लाइन के लिए वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब इसके नीचे, इस कर्व के नीचे, इस लाइन के नीचे ये एरिया आ रहा है और ये क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका एरिया कितना हो गया, ये इंटू में ये इंटू में ये। तो ये कितना हुआ मेरे पास, P0 इंटू में ये कितना हुआ, यहां से यहां तक
3v0, ये वाली लेनी है ना, BC वाला। ये कितना हो जाएगा, 4 मत देखना यहाँ पर, यहाँ से 1 2 3, 3v0 होगा, इनटू में 3v0, मतलब आंसर आ गया -3p0v0। बात समझ में आ गई क्या? तो -3p0v0, p0v0 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने ऐसे ले रखा है। बोलो भाई। अब ऐसे ही AC वाली लाइन के लिए लेना है, फॉर AC। अगर आप AC वाले के लिए, हाँ माइनस इसलिए आया ना, वर्क एंटी क्लॉकवाइज एरिया देख तो ले बैंक, अगर ये एरिया देखता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने बता दिया नेगेटिव वर्क आएगा। चलिए, अब AC वाले को ना बड़े ध्यान से देखना सारे बच्चे। तो अनिक भाई, AC वाले के केस में अगर आप ध्यान से देखो तो A से परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे वॉल्यूम वाली एक्सिस पे ये डाल दिया, और AC वाले के लिए नहीं, किसके लिए कर दिया मैंने, AC के लिए तो 0 है, AB रह गया, AB वाले के लिए कह रहा हूँ, AC के लिए तो हो गया, AB वाले के लिए तो A से परपेंडिकुलर डाल दो वॉल्यूम वाले पे, और C से भी परपेंडिकुलर डाल दो वॉल्यूम वाले पे। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस AB वाली लाइन के नीचे ये पूरा एरिया आ रहा है यहाँ तक, जिसे आप ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो। इस AB वाली लाइन के नीचे ये पूरा एरिया आ रहा है यहाँ तक, जिसे आप ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, A से B जब आप चल रहे हो तो ऐसे चल रहे हो, और पूरा घूम के आओ नीचे से, इस वाली लाइन को देखो बस, AB को, क्योंकि AB के लिए निकालना है, तो AB के लिए आप ऐसे चले, वॉल्यूम से घूम के आए, कैसा हुआ ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ तो इसका मतलब वर्क फॉर AB लाइन के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन तो लगा लिया मैंने। अब इसके नीचे क्या बन रहा है, ये पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है। या तो आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, या तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक ट्रायंगल और एक नीचे का रेक्टेंगल। तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ के कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, 3v0 इंटू में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ये रहा 2p0 लेंगे इसको, एक p0 दो p0, तो ये जो हो गया इसका कितना हो गया, 2p0 हो गया। प्लस अब ये नीचे वाला एरिया रह गया, क्योंकि AB के नीचे तो पूरा आ रहा है, इस AB वाले का एरिया कितना आ जाएगा, ये इनटू में ये, तो ये कितना हो गया इसका, p0 के बराबर, और ये हो गया 3v0 के बराबर, तो p0 इंटू में 3v0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3pv0, और ये 6p0v0 आंसर आ गया इसका। तो AB वाले का वर्क भी आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, फोर्थ वाला किसके लिए निकालना है, फॉर ABC के लिए। तो वर्क फॉर ABC के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप वर्क AB, BC और AC तीनों का वर्क निकाला है, जो आपने उस तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। जैसे अगर मैं जोड़ता हूं तो 0 -3p0v0 प्लस 6p0v0, तो ये हो गया मेरे पास +3p0v0। और इसका एक और तरीका है, मेथड नंबर 2, जब पूरा का पूरा लूप बन रहा हो, जैसा कि यहां पर बोला गया ABC, तो ABC तो एक पूरा लूप है ना ये वाला। अगर पूरा लूप के लिए बोला गया है, तो पूरे लूप के लिए तो उस लूप का एरिया निकाल दो, उस लूप का एरिया निकाल दो, तो वर्क फॉर ABC कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, इस वाले लूप का एरिया, इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हाफ, बेस, बेस कितना हुआ इसका 3v0, 3v0 इंटू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया इस ट्रायंगल का, ये 2p0, तो कितना आ गया सॉल्व करके, 3p0v0। तो आपको अगर पूरा ही लूप दे रखा है, तब आप पूरे लूप के लिए डायरेक्ट उस लूप का एरिया भी निकाल सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लेना। बात समझ में आ रही है क्या?
पेज नंबर 3। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में लास्ट में दे रखा है, तो वो भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक्सरसाइज के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिए भाई। ठीक है, इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन, यहां तक आपके कोर्स में था वो मैंने पढ़ा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, तरीके से समझना। देखिए क्वेश्चन ये है, पहचान कौन, किस किस में, आइसोबारिक, आइसोकॉरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ये चार बातें हैं। अगर आप इन चारों ग्राफ को बड़े ध्यान से देखें, जैसे ये रहा, ये वॉल्यूम है, यहाँ पर ये प्रेशर है, ग्राफ ये दे रखा है 1 2 3 4, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। सबसे पहले तो ए वाले का बताओ, ए वाला कौन सा होगा? ए में क्या कांस्टेंट लग रहा है, देख के बताओ। ए में क्या कांस्टेंट लग रहा है? ए वाले को देख के बताओ क्या कांस्टेंट लग रहा है। ए वाले में भाई क्या कांस्टेंट लग रहा है? करण तुम्हें क्या लगता है? परिमा, तो ए वाला ये है ना, तो इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ये वॉल्यूम के पैरेलल है, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए वाला आइसोबारिक हो गया। अच्छा, डी वाले में क्या कांस्टेंट लग रहा है? वॉल्यूम में जाहिर सी बात है, तो डी वाला आइसोकोरिक हो गया। अब ऑप्शन बचते हैं दो, बी और सी। चलिए मैं इनको करने का तरीका बताता हूं आप लोगों को, दो तो हो जाते हैं नॉर्मली। इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख के बताओ, बी और सी दोनों में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन? नहीं मधुसूदन, एरो देख, एरो बड़े कर देता हूं। बी और में क्या हो रहा है? बी और सी में एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों में ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये कंफर्म कर लो ग्राफ से कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। तो दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, बी और सी में। अब इन दोनों में ग्राफ में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब इन दोनों ग्राफ को देखो, ये यहां से इस पॉइंट से चला है और सेम वॉल्यूम तक गया है। अगर मैं यहां से मिलाऊं इसको, तो बी वाले और सी वाले के लिए वॉल्यूम सेम है भाई, यहां से चल के सेम सेम तरफ से स्टार्ट हुआ है और सेम में एंड हुआ है, तो क्या सेम रहा दोनों में? वॉल्यूम सेम रहा है कि नहीं, ये बच्चों बताओ। दोनों में वॉल्यूम कहता है सेम है, तो यहां पर वॉल्यूम सेम है। चलो वॉल्यूम सेम है, प्रेशर किसका ज्यादा है, बी का या ए का? सी का, सॉरी। बी और सी में से प्रेशर किसका ज्यादा है? बी का या सी का?
तो सबको ये दिख रहा होगा बी का ज्यादा है। ये देखो भाई, इसका इतना है प्रेशर, इसका प्रेशर इतना है, समझ रहे हो भाई? तो बी का प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ऑफ बी इज मोर देन प्रेशर ऑफ सी। ये बात भी सही है। अब आप फॉलो करो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो भाई जिसका वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, वॉल्यूम सेम, एन सेम, आर सेम, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? टी के। इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा इस हिसाब से। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ? तो टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सी। टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सी, सही है ना? अब अगर इस बात को अगर ध्यान से देखो, दो सिचुएशन इमेजिन करो। पहली सिचुएशन है मेरे पास, दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और एक एडियाबैटिक। पहली बात करता हूं मैं आइसोथर्मल के लिए। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो गैस फैलेगी, फैलेगी तो ठंडी होती है, हमेशा गैस जब भी फैलती है ठंडी होती है। अगर ये गैस फैलेगी इसका मतलब ठंडी होने लग जाएगी। पर होता क्या है, आइसोथर्मल के केस में ये बाहर से हीट ले लेगा। अगर ये बाहर से हीट ले लेगा तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, आइसोथर्मल वाला। जबकि अगर एडियाबैटिक में देखो, अगर आप वॉल्यूम एक्सपेंड करोगे तो गैस ठंडी होने लग जाएगी। अगर ये गैस ठंडी होने लग जाएगी लेकिन ये बाहर से हीट नहीं ले सकती, तो एडियाबैटिक वाली का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा और आइसोथर्मल वाले का ज्यादा रहेगा। एक्सपेंशन में सोच के देखो, अगर एक्सपेंशन कर रहा हूँ एडियाबैटिक में तो वो ठंडी होती जाती है, गैस को जब भी फैलाते हो ठंडी होती है। अगर ठंडी होगी तो ये बाहर से हीट नहीं ले पाएगी, तो एडियाबैटिक वाले का टेम्परेचर कम होगा और आइसोथर्मल वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब बोलो टेम्परेचर किसका ज्यादा है? बी का। तो बी कौन हुआ हमारे पास? आइसोथर्मल यहाँ, और सी कौन हुआ मेरे पास? एडियाबैटिक, एक्सपेंशन के केस पे। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये एज इट इज बता दिया पूरे प्रोसीजर के साथ। आपको तो बस एग्जाम में यही पूछा गया था कि भाई कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, ये सारी बातें बतानी थी आपको। हो गया क्या? इसको साफ कर देता हूँ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको करके भेजना है मेरे को। पहला क्वेश्चन, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। वी नॉट, टू वी नॉट, थ्री वी नॉट, फोर वी नॉट, पी नॉट, टू पी नॉट, थ्री पी नॉट, फोर पी नॉट। वर्क फोर ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए बी सी डी, पूरे के लिए। एक क्वेश्चन ये करना है आपको, एक क्वेश्चन ये करके देना है आप लोगों को। अब ये देख लो, इसमें थोड़ा कंडीशन अलग है बच्चों। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा पहले तो ये बता दो। चलो, इसमें क्या सेम रहेगा, प्रेशर की वॉल्यूम? स्टार्टिंग पॉइंट ये रही, यहां से। अरे इसमें तो सही से देखो,
इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। प्रेशर कांस्टेंट है भाई, देखो ध्यान से, देखो यहाँ से अगर इस पे यहाँ पर डालू परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालू दोनों का, और यहाँ से इसको मिला के देखूं, तो बताओ दोनों का क्या सेम है, प्रेशर या वॉल्यूम? दोनों का क्या सेम है, प्रेशर या वॉल्यूम? दोनों का प्रेशर सेम है और वॉल्यूम अलग अलग है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का वॉल्यूम ज्यादा है, ये रहा ए वाला। अच्छा, कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, ये भी देख के बताओ मेरे को, एरो के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कंप्रेशन है। अब आप में जैसे मैंने बताया था वैसे ही कंसेप्ट लगाना है, बिल्कुल तरीके से, पहले लिखना है कंप्रेशन है, फिर लिखना है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा। फिर सोचो कि कंप्रेशन करने में एडियाबैटिक में टेम्परेचर ज्यादा हुआ है या आइसोथर्मल में,